सत्य श्यामला न्यूज चैनल। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के विकास, खास करके नवादा जिला के विकास को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विश्वास सिंह जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरे यहाँ आकर आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए आपने हमें उचित जगह दी। इसके लिए आपके चैनल को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में पिछले 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। बगल के ज़िला में काफ़ी विकास हुए, उसके अपेक्षा नवादा की जो विकास है वो बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम नहीं कहना चाह रहे। विकास का जो दौर चल रहा है उस विकास के दौर में नवादा कहीं पीछे नहीं है, और कहीं विकास अधिक हो कहीं कम हो इसका पैमाना हम लोग तय नहीं करते हैं। इसका पैमाना आम जनता तय करती है, और आम जनता जो चाहती है वो बोलती है। लेकिन हम लोग इस पैमाने पर नहीं आना चाहते हैं, चूँकि विकास नवादा में बहुत सारे जगहों पर हो चुका है। यहाँ रेलवे का दोहरीकरण हो चुका है। बिहार शरीफ में आपका रेलवे का दोहरीकरण नहीं है, एकीकरण है, दोहरीकरण नहीं हुआ है। नवादा में आपका दोहरीकरण हो गया है, और मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ अधिक मात्रा में है। जैसे आपका अभी मेडिकल कॉलेज करगांव में खुलने वाली है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज खनवा में चल रहा है। फिर 300 बेड का हॉस्पिटल नवादा में, उसका उद्घाटन आके हमारे मंत्री मंगल पांडे ने किया था, और उसका भी कार्य प्रगति पर है। और ये सारी काम लगातार नवादा में ही हो रहा है, कहीं दूसरी जगह की बात नहीं है, नवादा में हो रहा है। तो नवादा विकास से छूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल लोजपा रामविलास की एक नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि नवादा में वैसे लोग बाहर से आकर के सांसद बन जाते हैं जो अपने क्षेत्र में फेलुअर रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नवादा भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्तंभ है। जब हमारे यहाँ जिस समय जनसंघ था, दिया बाती था, उस समय हमारे यहाँ 2 विधायक पूरे देश में हुआ करते। उस समय एक विधायक हमारे नवादा से हुआ करते थे। वो हमारा नवादा आज भी उतना ही मजबूत है जितना अटल जी के समय मजबूत था। अटल जी ने नवादा को राष्ट्र की उपाधि दी थी, और वो राष्ट्र है, वो दिखता है। यहाँ व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है पार्टी। जो पार्टी से हम लोग के लीडर आते हैं, जो वो प्रदेश और राष्ट्र तय करता है, वही हमारे देश के, उन्हें ही हम जिता करके यहाँ से भेजते हैं। राष्ट्र जो तय करता है, जो तय करते हैं हमारे पॉलिट ब्यूरो, उसी के हिसाब से जो भी कैंडिडेट आते हैं, हम लोग कैंडिडेट को नहीं देखते हैं। यहाँ कैंडिडेट की कोई छाप नहीं दिखती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक छाप दिखती है, वो फूल का, और फूल पे ही हम लोग वोट देते हैं। इसके अलावा नवादा की जनता किसी विषय पर नहीं जाती है। नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र है। क्या नवादा लोकसभा में एक भी ऐसा नेता भाजपा में नहीं है कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी लोकसभा उम्मीदवार बना सके? अब ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बातें हैं। चूँकि हमने पहले आपको बता दिया कि हमने जब भी नवादा को अटल जी ने राष्ट्र की उपाधि दी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि नवादा भाजपा के लिए राष्ट्र की उपाधि जब हमारे पूर्वजों ने दे चुका है, तो ये राष्ट्र इसलिए दिया गया था कि विकट परिस्थिति में भी
नवादा भाजपा के लिए पूर्णतः है और भाजपा को ही चाहती है। भाजपा के अलावा किसी पार्टी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। कौन आए कौन ना आए इससे हमारे भाजपा को फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमारा तय हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो तय करते हैं और उनके अनुसार जो हमारे कैंडिडेट आते हैं उस कैंडिडेट को हम जिताकर भेजते हैं। वो हमारे घर के हों या हमारे बाहर के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने प्रधानमंत्री की बात की। 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो जितने भी चुनावी सभा में वो गए सब में उन्होंने जोर देकर के कहा था कि स्विस बैंक में इतने पैसे हैं कि अगर वो आ जाए तो हर एक के खाता में 15-15 लाख आ जाएंगे। क्या वह 15 लाख रुपया पिछले 11 वर्षों में 10% लोगों को भी मिला क्या? आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं 15 लाख उन्होंने स्विस बैंक की चर्चा की थी। लेकिन आज के परिवेश में आप ये देख रहे हैं कि जो विकास का दौर चल रहा है वो हमारे लोगों के बीच, हम आज आंख से आंख मिलाकर पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, हम आज आंख से आंख मिलाकर चाइना से बात कर रहे हैं, हम आज आंख से आंख मिलाकर अमेरिका से बात कर रहे हैं। और ये हमारी उपलब्धि है। अगर हमारा देश मजबूत हुआ है तो यही कारण है कि हम आगे की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और अभी आपने कहा कि आंख मिलाकर के पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, लेकिन हाल में एक घटना घटी पुलवामा घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री ने एक युद्ध की बात किया, अभियान चलाया, नाम दिया सिंदूर अभियान। लेकिन उसको सीज फायर करने का दबाव अमेरिका देता है और अमेरिका ने घोषणा करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने अभी कहा पुलवामा ने पहलगांव की बात है। पहलगांव की बात है। तो पहलगांव में जो उन्होंने निर्मम हत्या किया हमारे नाम लेकर हिंदू भाइयों का, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ रहने वाले लोगों को हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों को समान अधिकार है। और उस अधिकार के तहत जिसके भी अधिकार का हनन होगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री उचित रूप में जवाब देंगे। और वही जवाब सिंदूर के माध्यम से हम लोगों ने दिया। तो इस पर आपने क्या कहा कि सीज फायर पर आपने अमेरिका की बात की। तो सीज फायर अमेरिका, देखिए एक और होता क्या है कि जब हम किसी चीज को अपने बदौलत कर लेते हैं तो दूसरे को लगता है कि इसका उपलब्धि हम लें। जैसे बीच में आए और बात किए और उस बातों पर, आपके बातों पर हमने हाँ कहा भी, और उधर से डायरेक्ट जब कहा कि मैं ऐसे ही बात तो नहीं करूंगा जब तक कि वहाँ का चीफ ब्यूरो नहीं, वहाँ का जो जनरल हो वो अगर हमसे बात करता है इस पर, तब हम रोकने की बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर रोकने की बात करेंगे। लेकिन जब वहाँ से बात आई तब मोदी जी ने उस बात को स्वीकार किया और तब जाकर ये ऑपरेशन सिंदूर रुका। अमेरिका ने कहा, चेतावनी दिया था कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो हम भारत से ट्रेड का जो काम समझौता है उसको ख़त्म कर देंगे। और आज टैरिफ लगने से लगभग 20% लोगों का या 20,000 लोगों का नौकरी खतरे में है। और ख़ास करके कपड़ा उद्योग, जो टेक्सटाइल उद्योग जो है, उसकी स्थिति खराब होने वाली है। इस पर क्या कहें? देखिए, स्थिति खराब और अच्छी ये तो समय तय करता है। आज हम लोग सोच रहे हैं कि 20 लाख लोगों का बेरोजगार हो जाएंगे। ये होंगे, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था
भारत सरकार कर रही है और इसी कारण उसके टैरिफ के आगे हमारी सरकार झुकी नहीं, रुकी नहीं और निरंतर चलती जा रही है। वो टैरिफ लगाते जाएं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। ये 19वीं सदी का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है और ये मोदी का भारत है। मोदी का भारत कभी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये तत्पर है। इसके अलावा किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, जो आए वो अपनी तरफ से जितनी भी टैरिफ को लगाना चाहे लगा सकता है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। ये मोदी का भारत है और ये स्वतंत्र भारत है, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होगा। मोदी जी का भारत के पहले इंदिरा जी भी देश की प्रधानमंत्री थी, तो अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था कि हम अपना पश्चिमा बेड़ा भेज रहे हैं, तुम पाकिस्तान से युद्ध रोक लो। लेकिन फिर भी वो बेड़ा आने के बावजूद भी इंडियन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध नहीं रोका था। इस पर क्या कहेंगे आप? और पाकिस्तान का 2 टुकड़ा भी कर दी, बांग्लादेश के नाम में एक नया अध्याय जुड़ गया। उस समय जो परिस्थितियां रही थी वो इंदिरा जी की टाइम की परिस्थितियां होगी। उस समय वो हमारे प्रधानमंत्री थे। किसी की अच्छाई और किसी की बुराई, ना अच्छाई को दबाया जा सकता है और ना बुराई को छुपाया जा सकता है। अच्छाई निकलकर सामने आती है और बुराई भी दबती है। लेकिन इंदिरा जी अपने समय में जो कार्य किए उसकी भी उसकी भी सराहना होती है, उनके कार्यों की भी सराहना होती है। और हमारे प्रधानमंत्री उस समय हम लोग एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करने में असमर्थ महसूस किए, लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है और वो सारे कार्यों को बाखूबी करते जा रहे हैं और ये करते रहेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप किसान परिवार से हैं, किसानी भी करते हैं, ऐसा हमें जानकारी। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसान की स्थिति पहले से तो बेहतर हो गई। जो हम लोग किसान के लिए किसान सम्मान निधि भारत सरकार दे रही है और उसके अलावा हमारे जो उपज है, उपज की संख्या, उपज का उत्पादन का जो रेशियो है वो बढ़ा है और हमें उचित मूल्य भी मिल रहा है, जिसके कारण हमारे किसानों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। और हमारे यहाँ लोगों को सड़क से जोड़ दिया गया है कि वे अपने सामान को सीधे शहर में लाकर बेचते हैं, जहाँ बिचौलिया लेते हैं। जी नहीं, बिचौलिया नहीं लेते हैं, वो शहर में लाके देते हैं और उसको उचित मूल्य मिलता है। अच्छा। जो मूल्य आपका निर्धारित होता है केंद्र से, उस मूल्य से उससे अधिक मूल्य में ही हमारा धान बिकता है। इसका उदाहरण है कि जो हम लोग सोनम रोपते हैं उसका मूल्य निर्धारित मूल्य से ऊपर के मूल्यों में बिकता है। ये आप स्वतः सभी लोग जानते हैं इस बात को। एक उदाहरण है, उदाहरण नहीं सच्चाई है। जिस समय नमक 1 किलो नमक 3 रुपया में मिलता था, उस समय गेहूं 10 रुपया में बिकता था। आज नमक 30 रुपया में मिलता है, गेहूं 20 रुपया में बिकता है। इस पर क्या कहेंगे? आप कहते हैं गेहूं 20 रुपया में बिकता है, हम तो जान रहे हैं हमारे यहाँ मार्केट में तो गेहूं 29 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, नमक? और नमक 20 रुपए किलो बिक रहा है। 20 रुपये कहाँ, टाटा का नमक 30 रुपये है सर। देखिए, टाटा का नमक 30 रुपये है, तो हमारे यहाँ गेहूं भी किसान का गेहूं जो है आपने 29 रुपये कहा, तो नमक जो आपने कहा 20 रुपये 29 रुपये बिक रहा है, 30 रुपये बिक रहा है,
उसी तरह से हमारा भी गेहूं को अगर कोई रिफाइन करके और उसको बेचते हैं मार्केट में, तो वो गेहूं का रेट आज 35 रुपए केजी में बिकता है, और वो बिक रहा है आटे के रूप में। गेहूं नहीं बिकता है, आटा बिकता है। किसान को क्या मिलता है? किसान को क्या मिलता है? हमारा किसान अब रोजगार से जुड़ गया है। अब किसान नहीं रहा। अच्छा। अब रोजगार से जुड़ गया है। वो भी अगर एक मिल लगाता है, बिजली की जो सुविधा हो चुकी है गाँव में, अगर वो मिल का प्रबंध करता है, मिल लगाता है, तो उसका भी आटा 35 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। ये आप और हम सब देख रहे हैं। आटे जब खरीदने आप जाते हैं मार्केट में तो 35 रुपए किलो बिकता है, और हमारे यहाँ बिजली जो है 125 यूनिट सरकार ने घरेलू के लिए कम कर दी है, और आने वाले समय में उद्योगों में भी इसकी झलक दिखाई पड़ेगी, लघु और छोटे उद्योगों में भी। किसान रोजगार से जुड़ गए हैं। मजदूरों को रोज मनरेगा के तहत नौकरियां जॉब मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, दिहाड़ियाँ मिल रही है। उसके बावजूद भी नवादा ही नहीं, बिहार से कोई भी गाड़ियाँ, रेलवे खास करके जो भी दिल्ली, मुंबई आदि जगहों के लिए खुलती है, उसमें बिहारी बोरों की तरह लद करके जाते हैं, ठूस करके जाते हैं। यह जो पलायन है, उसका क्या वजह है? अब पलायन की बात करते हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के लोग भी मेरे यहाँ नौकरियां करने के लिए आते हैं। कितने परसेंट जो केंद्र के नौकरी में है उनके अलावा? केंद्र के नौकरी में, राज्य के नौकरी जब हम लोग ने डोमिसाइल नहीं लागू किया था, शिक्षक की बहाली हो रही थी, हमने देखा उड़ीसा से, यूपी से, बंगाल से, आसाम से और भी राज्यों से टीचर बनने के लिए नवादा में आए हैं, और वो टीचर का काम कर रहे हैं। तो जब वो टीचर का काम के लिए नवादा में रोजगार के लिए वो भी आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ से भी लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इसमें पलायन रुकने और ना रुकने की, पलायन ये नहीं है, ये परस्पर हमारा आदान प्रदान है लोगों के बीच में। हमारा देश एक है, हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारे देशों में कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और मुंबई से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी जाकर हम नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, असम में, मणिपुर में, लगभग राज्यों में जो हिंदी पट्टी है, बगल के झारखंड में जो हमसे ही कट के अलग हुआ है, वहाँ भी हम बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ बिहारियों को, झारखंड में बिहारियों को दिक्कू कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लुटेरा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, मुंबई में मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो मनसे भाजपा के समर्थक है, उस मनसे के कार्यकर्ताओं ने हमारे सीतामढ़ी के एक परिवार को मराठी नहीं बोलने पर क्या नहीं किया। उसके बाद उस परिवार की जो महिला सदस्य थी, उसने कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए 2 जून की रोटी बिहार में उपलब्ध नहीं कराती है, इसलिए आज हम इस तरह के स्थितियों को झेल रहे हैं। ये सारी व्यवस्था जो आपने ये कहा कि रोटी के लिए हम बाहर जाते हैं और दिक्कत होती है, वहाँ जाकर हम प्रताड़ित किए जाते हैं। कुछ गुंडे किस्म के लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने आप को एक बंधन में बांध कर रखना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए उनकी राजनीति उन्हें मुबारक हो। ये चीजें हर समय चलती आ रही है। वो राजनीतिक के तहत ये ऐसा किया जाता है ताकि वोट की बैंक की राजनीति होती है। यहाँ ये राजनीति नहीं होती है कि देश के लिए कोई कुछ किसी के लिए कुछ कर रहा हो। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। इसके लिए कहीं भी कोई कुछ कर रहा है तो वे असामाजिक तत्व हर समय रहते हैं और हर समय रहेंगे। इसको कोई हटा नहीं सकता है। ये राजनीतिक वोट के लिए ही हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे 15 में कहा गया था कि बिहारियों का डीएनए खराब है, जिसके रिएक्शन में नीतीश कुमार ने भर भर के बाल और नाखून भेजे थे। वो तब की बात थी।
नीतीश कुमार तो हमारे साथ वर्षों से हैं और लगातार हैं। आपके साथ अगर नीतीश कुमार या कोई भी पार्टी का नेता नहीं होगा तो आप बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न उठाएंगे? डीएनए की यहाँ कोई बात ही नहीं है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। फिर नाखून और बाल भेजने का क्या? नाखून और बाल, वहाँ बात आप नाखून और बाल होता है, कभी कभी किसी को भ्रम हो जाता है और उस भ्रम का नतीजा बहुत बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिले और उसके बाद उधर से इधर आए, तो वहाँ उन्होंने एक बार गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत उनको काम करने की छूट नहीं मिलती थी। बात को घुमाइए, नहीं घुमाने की बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ साफ कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने थोड़ी दिनों के लिए सोचा कि हम वहाँ जाकर कुछ नया करें और हमारी बातें सुनी जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनके डीएनए पर ही प्रश्न उठा दिया। किनके डीएनए पर? बिहार के मुख्यमंत्री का। बिहार के मुख्यमंत्री का डीएनए तो उस समय की बातें होगी जो, लेकिन सच्चाई यहाँ ये है कि लोगों के मन में थोड़ी सी संशय हो जाती है। ये हम और आपकी बात नहीं है, आदमी इंसान ही है, संशय हो जाती है। दिल्ली के एक पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भाजपा के ही नेता हैं, उन्होंने भी बिहारियों के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था। किनकी बात को गिनाऊं आपको? तो ये, अरे भाई, तो लोगों का जो सोच होगा वही तो खुल के सामने आएगा। अब विदुरी जी का जो सोच है वो खुल के सामने आया। विदुरी जी के सोच में हम उनके सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका जो सोच है वो करते हैं, हमारा जो सोच है हम करते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा की सोच रखते हैं। अब वो अलग सोच रखते हैं तो वो उनकी सोच है, उनको सोचने दीजिए। भाजपा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम इसलिए बने हैं कि हम एक परिवार को खूब गाली दिए। यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी में गालीबाज लोग ही सत्ता में आ सकते हैं। ये हमें जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, और ये जानकारी मुझे मिलेगी तब मैं इस पर बात करूँगा। आप अभी निकट समय में चुनाव है, बिहार नवादा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवादा की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नवादा जो हमारा सदियों से थोड़ा कमज़ोर रहा है, उसको उचित मुआवजा मिले, इसके लिए हमें पांचों के पांचों सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार को जिताना चाहिए और उनको जिता करके हमारे बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए का बने, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिला के एक नेता विश्वास सिंह जी को सुन रहे थे। कई ऐसे प्रश्न हैं जिस पर विश्वास जी बचते नजर आए, आपको भी दिखेगा, लेकिन विश्वास जी एक ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इन्होंने जो कुछ कहा आप समझें, मनन करें, हमारे साथ जुड़े रहें। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी। जुड़े रहें और हर एक मुद्दा जो आम लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए, आम लोगों के द्वारा जो बातें उठाई जा सकती है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।